प्रिय विद्यार्थियों, बीए ऑनर्स पार्ट 3 कृषि भूगोल के अंतर्गत आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसका टॉपिक है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि के दो स्वरूप हमें यहाँ मिलते हैं। एक उसका रूप है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और दूसरा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। इन दोनों का आज हम अध्ययन करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, अपना व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय है गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि वह पद्धति है जिसमें प्रधानतः खाद्य फसलों का उत्पादन होता है और यह उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता है। इस कृषि पद्धति में विश्व की करीब 1/3 जनसंख्या संलग्न है और यह जनसंख्या इस कृषि के माध्यम से उत्पन्न जो खाद्यान्न है उससे अपना जीवन निर्वहन करती है। मूलतः मानसून एशिया में यह कृषि केंद्रित है। इस कृषि की विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इस कृषि में फसलों का सर्वाधिक महत्व है। पशुपालन का महत्व तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी कम है। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है इसलिए खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मांस का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए खाद्यान्नों का महत्व स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाता है। खाद्यान्न में चावल का यहाँ पर सर्वप्रमुख स्थान है। जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल की उत्पादन को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि चावल से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण पेट पालन किया जा सकता है। शुष्क भाग जहाँ है तुलनात्मक दृष्टि से वर्षा कम है। विशेष रूप से जो 50 सेंटीमीटर से कम वाले इलाके हैं या 50 से 100 सेंटीमीटर वाले इलाके हैं उनमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य जो महत्व है इसमें फसलों का है, पशुपालन का कम महत्व है। पशुपालन के स्थान गौण है और गौण जो पशुपालन का महत्व है वह भी कृषि कार्यों में उसकी उपयोगिता की वजह से अधिक महत्व है और मांस की वजह से उसका महत्व कम है। तो यहाँ का किसान अपने खेती के कार्यों में पशुओं की मदद लेता है। जुताई के लिए, बुवाई के लिए, बोझा ढोना के लिए, ये तमाम कार्य वह इन पशुओं के माध्यम से करता है, परंपरागत तरीके से करता आया है। घोड़े, ऊंट, खच्चर इत्यादि जो हैं ये भार ढोने के लिए पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि दूध के लिए विशेष रूप से पाले जाते हैं और जहाँ मांस भक्षण का काम होता है वहाँ पर ये मांस के काम भी आते हैं। अन्य विशेषता इसकी एक ये है कि यह जो कृषि पद्धति है इसमें श्रम का अधिकाधिक उपयोग होता है, श्रम का अधिक महत्व है। पूंजी की जो लागत है इसमें बहुत कम होती है। मशीनों का नगण्य उपयोग होता है। प्रति एकड़ लागत के अनुपात में यहाँ उत्पादन अधिकतम है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि कुल प्रति एकड़ उत्पादन कम है लेकिन प्रति एकड़ लागत के अनुपात में अधिकतम उत्पादन होता है। लागत कम होती है, पूंजी कम लगाता है। किसान अपने श्रम से, पशुओं के श्रम से ही खेती को तैयार करता है। विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ इस ढंग से यहाँ पर बोई जाती हैं। मिश्रित कृषि का भी नमूना मिलता है कि अगर वर्षा की मात्रा में कहीं कोई मान लीजिए कमी और बढ़ोतरी होती है तो भी कुछ फसलें उसमें अवश्य हो जाती हैं और किसान को कुल मिला करके अपने गुजारे लायक मिल जाता है। किसान यह कम से कम लागत में खेत में अधिकतम उत्पादन करने के लिए
मौसम की जो प्रतिकूलता है उससे बचने के हर संभव प्रयास करते हैं। उसी में से एक प्रयास है विभिन्न जो उपज हैं उनको एक साथ उगाया जाना। एक अन्य विशेषता है इस प्रदेश में, इस कृषि प्रदेश में जो हमारा गहन निर्वहन कृषि प्रदेश है, इसमें जो हमारा किसान है उसके खेत अत्यंत छोटे छोटे होते हैं और बिखरे होते हैं। किसान गांव में रहता है, गांव के सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ उसके खेत बिखरे होते हैं। लगातार एक किसान की मृत्यु के बाद उसके संतानों में खेतों का बंटवारा हो जाता है और खेत का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मेड़बंदी में ही चला जाता है और खेत के टुकड़े होने के कारण उसमें उतना उत्पादन नहीं लिया जा सकता जितना अपेक्षित होता है। यहाँ मुख्य जो उत्पादन है वो अन्न उगाने का ही है। अन्न ही ज़्यादा पैदा किया जाता है। साग सब्जी इत्यादि सामान्यतः नहीं उगाई जाती हैं, बहुत कम उगाई जाती हैं। यद्यपि शहरों के आसपास के क्षेत्रों में ट्रेंड बदल रहा है। शहरों के आसपास के इलाकों में किसान खेती में साग सब्जियां भी उगाने लगा है। इस कृषि प्रदेश से अन्न का निर्यात भी प्रायः नहीं होता क्योंकि किसान अपने भरण पोषण के लिए ही करता है। उसके पास जितना उत्पादन होता है वो आसपास के नगरों में ही वो बेच देता है। इस कृषि प्रदेश की एक अन्य विशेषता है किसानों की जो दशा है यहाँ आर्थिक दृष्टि से काफ़ी दयनीय रहती है। प्रति एकड़ उत्पादन चूँकि कम होता है, हमने पहले बता दिया। इस कारण से यहाँ का जो कृषक है उसका जीवन स्तर काफ़ी नीचा मिलता है और अनुकूल ऋण भी सरकारी स्तर के ऊपर उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए महाजनों के कर्जे में भी यहाँ का किसान अक्सर डूब जाता है। तो ये इसकी मोटी मोटी विशेषताएं हैं। गहन निर्वहन जो कृषि प्रदेश है, इस कृषि प्रदेश में जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर सामान्यतः ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जहाँ पर चावल की प्रधानता ना हो और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जो इलाके हैं उनमें चावल की प्रधानता वाला होता है। वह चावल प्रधान कृषि में चावल ही सर्वप्रमुख फसल होती है और दूसरे जो क्षेत्र हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं उसमें चावल थोड़ा बहुत उत्पन्न किया जाता है लेकिन अन्य फसलों की प्रधानता रहती है। चावल प्रधान जो कृषि है उसको सावा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्यार्थी नोट करें इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यू टाइप के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। चावल कृषि प्रधान, चावल की जो प्रधानता वाली कृषि है उसको सावा कृषि कहते हैं। जबकि दूसरे प्रदेश में जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है उस खेती को शुष्क खेत कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार की खेती शुष्क वाली होती है जहाँ चावल की जगह अन्य फसलें ली जाती हैं। और 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पर होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से शुष्क खेत कृषि की जाती है। जहाँ सावा कृषि होती है वहाँ एक साल में चावल की 2 या 3 फसलें भी ली जा सकती हैं। चावल मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, नदियों के जो बेसिन वाले क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ हर साल नई मिट्टी का जमाव कर देती हैं वहाँ पर मुख्य रूप से होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में जल को बनाए रखने की जो शक्ति है, क्षमता है वो पर्याप्त होती है। और चावल की जो फसल है उसमें जल की अधिकता चाहिए, उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता उस मिट्टी में, उसी में चावल पैदा होता है। गेहूँ, बाजरा के साथ साथ चना, जौ, दलहन, तिलहन आदि की फसलें भी ली जाती हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। शुष्क खेती में चना, कपास आदि नकदी फसलों के रूप में विशेष महत्व रखती हैं। शुष्क कृषि वाला जो क्षेत्र है उसमें नकदी फसल के रूप में चना और कपास को विशेष रूप से उगाया जाता है। शुष्क जो खेत है इसमें कृषि में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो अपेक्षाकृत कम होता है, परंतु सिंचाई की सुविधाएं जहां उपलब्ध हो जाती हैं वहां उत्पादन बढ़ जाता है। प्राकृतिक वातावरण
से इस कृषि का विशेष अंतर संबंध है। जहाँ अनुकूल दशाएं हैं वहाँ उसी उपज के अनुरूप भौगोलिक दशाओं के अनुरूप वहाँ पर उपज उगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर उन प्रदेशों में जहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है, वहाँ पर सावा कृषि की जाती है। हमने बताया सावा कृषि मीन्स जहाँ चावल की प्रधानता है, चावल की कृषि है, तो चावल की खेती वहाँ पर होती है। साल भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। यह क्षेत्र प्रायः समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं उनके निकट पाया जाता है। भारत की बात करें तो उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो निम्न मैदान है वहाँ पर इस प्रकार की खेती विशेष रूप से होती है। दूसरा, वो प्रदेश जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहाँ पर चावल की फसल गर्मी की जो ऋतु है उसमें की जाती है और इसे खरीफ की फसल में उगाया जाता है। रबी की फसल में चूँकि सर्दी ज़्यादा हो जाती है, चावल के लिए उस तापमान अधिक चाहिए, इसलिए सर्दी में वहाँ दूसरी फसलें ली जाती हैं। मध्य गंगा के मैदानी इलाके में इसी प्रकार की खेती होती है जहाँ पर खरीफ में चावल उगता है। तीसरा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहाँ पर गहन सिंचाई के द्वारा चावल पैदा कहीं कहीं होता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है और ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। अगर पर्यावरणीय दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पर सिंचाई में अधिकाधिक पानी का खर्च होने के कारण वहाँ पर जल स्तर गिर जाता है और भूमिगत जल स्तर में लगातार निम्नतम होता जाता है, जो कि वहाँ के पर्यावरण के लिए और वहाँ के जो रहने वाले किसान हैं उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है वहाँ पर शुष्क खेत प्रधान कृषि की जाती है और जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ केवल ज्वार बाजरा उगाया जाता है। ज्वार बाजरा से ही किसान अपना भरण पोषण करता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रायः संपूर्ण क्षेत्र मीन्स गहन निर्वहन कृषि प्रदेश में संपूर्ण प्रदेश में, चाहे वो चावल प्रधान कृषि प्रदेश है चाहे वह चावल विहीन जो है प्रदेश है, इन दोनों प्रदेशों में ही वहाँ का किसान सामान्यतः अपने उपभोग में अपने खाने में वही उपज शामिल करता है जो स्थानीय तौर पर वो उगाता है। दूसरे अनाजों को काम में बहुत कम लिया जाता है। गहन कृषि प्रदेश प्रायः समतल मैदानों में होते हैं। ज्वार बाजरा सोयाबीन रागी और अन्य गौण फसलें वहाँ के जो पठारी धरातलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर होता है। मानसून एशिया की अगर बात करते हैं तो मानसून प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। नदियों के बड़े जो क्षेत्र हैं उनमें नदियों के निर्मित मैदानों में ये फसलें उगाई जाती हैं। भारत की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से दूसरे देशों में इरावदी मीनम मेक्यांग सीक्यांग यांगटी सीक्यांग वांगहो इत्यादि चीन म्यांमार थाईलैंड इत्यादि देशों में नदी क्षेत्रों में ये फसलें उगाई जाती हैं। मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है जो गहन कृषि के लिए आवश्यक है। एक प्रश्न ये भी बनता है गहन कृषि के लिए जनसंख्या का अधिक घनत्व सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं कि गहन कृषि में श्रम की प्रधानता रहती है, पूंजी न्यूनतम लगाई जाती है। एक प्रश्न ये भी इसमें बन सकता है चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो उसमें आपका उत्तर होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार से जो गहन निर्वहन कृषि है वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से बहुत अधिक सामंजस्य रखती है। जहाँ ढालू भूमि है वहाँ पर खेत में चावल उगाया जाना संभव नहीं होता, लेकिन वहाँ का किसान क्या करता है वेदिका कृषि करता है। वहाँ पर वेदिका कृषि टेरेस फार्मिंग इंग्लिश में कहते हैं। वहाँ छोटे छोटे टुकड़े वो समतल कर लेता है पहाड़ियों पर और उस समतल भाग में वो चावल उगाता है, जिसको हम वेदिका कृषि या सीढ़ीनुमा खेती के नाम से जानते हैं। मानवीय दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो मानव, जैसा हमने अभी चर्चा की है,
मानवीय तत्व से इस खेती की सामंजस्य की बात हम करें तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व चूँकि अधिक है और गहन निर्वाण कृषि में सर्वाधिक आवश्यकता अधिक जनसंख्या की होती है, तो इन दोनों का एक तरह से गहन निर्वाण कृषि और अधिक जनसंख्या का घनत्व जो है इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि गहन निर्वाण कृषि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है, इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है। तो इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। जनसंख्या का जो भरण पोषण है ये गहन निर्वाण कृषि से ही इस इलाके में संभव है, इसलिए यहाँ का किसान इसी पद्धति को अपनाता है। यहाँ का किसान रूढ़िवादी है, शिक्षित कम है और इस कारण से वो अपनी परंपराओं से जुड़ा रहता है, नवाचारों को अपनाने में संकोच करता है। साथ ही नवाचारों को अपनाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन पूंजी भी नहीं होती है। तो एक तो मानवीय तत्व में महत्वपूर्ण कारक है यहाँ की सर्वाधिक जो जनसंख्या का घनत्व है वह, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक है यहाँ के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में एक बात तो हमने की है कि यहाँ का किसान रूढ़िवादी है, अपनी परंपराओं से बंधा हुआ है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन इलाकों में परिवार का संगठन बड़ा मजबूत होता है। यद्यपि यह लगातार भारत में तो वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, एकाकी परिवार बनते जा रहे हैं संयुक्त परिवार की जगह, लेकिन फिर भी एक परिवार का अपना संगठन है और परिवार के संगठन से गहन निर्वहन कृषि में बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। आजकल चूँकि एकाकी परिवार होने लगे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इसलिए गहन निर्वहन कृषि के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस गहन निर्वाण कृषि के जो क्षेत्र हैं वो लंबे समय तक उपनिवेश रहे हैं। विशेष रूप से ब्रिटिश जो है, ग्रेट ब्रिटेन है, उसके गुलाम रहे हैं ये देश, और उसके कारण से इन लोगों ने, ब्रिटिश जो शासक थे उन लोगों ने उन फसलों को उगाने में विशेष रुचि ली जिनसे उनको आर्थिक लाभ मिलता था। उन्होंने यहाँ की जनता के, यहाँ की देश के भलाई के लिए कोई लाभ का कार्य नहीं किया। इस कारण से वो नील, रबर, चाय, गन्ना आदि जो फसलें, जो नकदी फसलें थी जिससे उनको उत्पादन से लाभ हो सकता था, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, बाकी फसलों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए गहन निर्वाण कृषि का क्षेत्र उनकी नज़र से बिल्कुल ओझल रहा, या उन्होंने उस गहन निर्वाण कृषि की जगह स्थानापन्न उन फसलों को कर दिया, उनको हटा दिया यहाँ से, और गन्ना इत्यादि की फसल उन्होंने शुरू की। इन क्षेत्रों में परिवहन और शक्ति के साधनों का भी सामान्यतः अभाव पाया जाता है। इसके कारण से भी यहाँ के किसान की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। यहाँ की जो कृषि है उपेक्षित है, लेकिन फिर भी जिन क्षेत्रों में सरकार इन बातों पर ध्यान दे रही है, यहाँ परिवहन और शक्ति के साधनों का विकास किया जा रहा है, वहाँ पर एक और तो किसान को आसानी से मंडी तक अपना अनाज पहुँचाने में सुविधा रहती है, उसको ठीक समय पर वो भेज सकता है। उसकी जगह दूसरी सब्जियां आदि भी उगाने में वो रुचि लेने लगा है, और तो एक चेंजेज वहाँ पर आ रहे हैं। एक शक्ति के साधन जहाँ पर है वो सिंचाई के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, और सिंचाई के कारण से वहाँ के किसान को आर्थिक लाभ अधिक हो जाता है। तो गहन निर्वाण कृषि का भी अब कुछ चेंजेज उसमें आ रहे हैं, व्यापारिक स्वरूप बनने लगा है कहीं कहीं जहां सरकार की मदद मिलती है, और व्यापारिक स्वरूप जहां बन रहा है वहां परिवहन, सिंचाई और शक्ति के साधनों की उपलब्धता हो रही है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आ रही है। इस तरीके से कुल मिलाकर के अब इस क्षेत्र में कृषि का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित